तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। ठीक इसी समय यानी अभी साल 2023 का सितंबर महीना चल रहा, ठीक है, ऐसा ही कुछ समय था पिछली साल जब एक केस बड़ा तेज़ी के साथ चर्चा में आया। हम सभी लोगों ने कवर किया। आप में से शायद 99.99% लोग ऐसे हैं जो उस घटना को जानते हैं। श्रद्धा वाकर और आफ्ताब पूनेवाला। इस केस में मोटा मोटी अगर आपको बताऊं तो एक लड़की थी जो एक लड़के से प्यार करती थी। प्यार का भूत इस कदर सवार था कि उस लड़की ने अपने माँ बाप, अपने सारे सगे संबंधी, सारे दोस्तों यारों से सबसे अपना कनेक्शन तोड़ा और उस लड़के के साथ इधर उधर घूमती रही, भटकती रही। और अंत में फिर इन दोनों के बीच तकरार शुरू हुई। तकरार होने के बाद उस लड़के ने इस लड़की को मारा और कई महीनों तक घूम घूम के डेड बॉडी को ठिकाने लगाया। अब श्रद्धा वाकर वाला केस जैसे ही बीता, उसके बाद फिर एक निक्की यादव का केस सामने आया। उसको भी उसके बॉयफ्रेंड ने सेम तरीके से मारा। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो एक सरस्वती वैद्य और मनोज साहनी का केस सामने आया। इसमें भी पहले तो मारा, उसके बाद फिर काटा, उसके बाद फिर टुकड़ों में पका के इधर उधर करके कुकर में डेड बॉडी को ठिकाने लगाया जा रहा था। अब ये तमाम केस जब वक्त के साथ साथ हम लोगों के सामने आते हैं तो इन तमाम चीज़ों को अगर समझना हो तो 2-3 चीज़ें कॉमन हैं। पहला कि मामला प्यार मोहब्बत का होता है। दूसरा कि जब लड़की प्यार में होती है और उसका जब कत्ल होता है तो उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि लड़की सबसे पहले अपने घर वालों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने हित मित्र से सबसे आइसोलेट हो जाती है, सबसे अपना कनेक्शन तोड़ देती है। इसलिए कत्ल कब होता है, उसके बाद कातिल जब पकड़ा जाता है, इन सब के बीच का जो गैप होता है काफ़ी लंबा हो जाता है, तो सबूत वगैरह भी जल्दी नहीं मिल पाते। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन तमाम केस में जो कातिल था वो कातिल किसी की मदद नहीं लेता, किसी का सहारा नहीं लेता, खुद ही कत्ल करता है। उसके बाद इत्मीनान से, जो कि ना कोई पूछने वाला ना कोई जानने वाला, तो अपने तरीके से कोई काट के, कोई टुकड़ों में, कोई कुछ उबाल के, कोई पका के, कुत्तों को खिला के, नाली में बहा के, ये तमाम चीज़ें करता है। चूँकि समय का कोई अभाव नहीं होता। लेकिन आज की जो कहानी है, इस कहानी में इन सारी चीज़ों के बीच एक चीज़ बड़ी उलट है। इस कहानी में लगभग चीज़ें तो सेम हुई, लेकिन जो कातिल है उसने कत्ल करने के बाद जो सहारा लिया, यानी अपनी जिसको ढाल बनाया, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला। दरअसल जो कातिल था उसने एक 2.5 साल की बच्ची को अपना ढाल बनाया। यानी एक 2.5 साल की बच्ची को सामने रख के, फ्रंट पे रख के, जो कातिल था बाकायदा लाश को लेके 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 2.5 साल की बच्ची अनजाने में ही उस लाश को ठिकाने लगाने में मदद कर रही है, या फिर साफ शब्दों में कहें तो वो ठिकाने लगा रही है। तो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली और बेहद अफसोसनाक ये कहानी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पालघर से। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की जिसका नाम नैना महत। नैना महत पीछे से, यानी तो अब सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पालघर से। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़की जिसका नाम नैना महत, पेशे से ये हेयर स्टाइलिस्ट थी फिल्म इंडस्ट्री में। यानी जो अभिनेत्रियां, जो हीरो हीरोइन काम करते थे फिल्मों में, ऐसे हीरो हीरोइन की हेयर स्टाइल कैसी होगी, उनके बालों को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, कैसा लुक डायरेक्टर चाहता है, वो तमाम चीज़ें नैना महत को पता होती और उस हिसाब से ये बालों को डिज़ाइन करती। देखने में भी खूबसूरत थी, उम्र भी कम थी। इसका फ़ायदा मिला, कुछ अलग अलग छोटी मोटी फिल्मों में इसे काम भी मिला। हालांकि ये चीज़ ज़्यादा चल नहीं पाई, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में हेयर स्टाइलिस्ट के रूप में नैना महत जो थी अच्छी खासी पॉपुलर थी। जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ रहा था, जैसे जैसे काम का तजुर्बा भी बढ़ रहा था, उस हिसाब से इसकी कीमत, इसका दाम, इसकी डिमांड, ये भी चीज़ें बढ़ने लगी। वक्त के साथ साथ ये परिवार से अलग भी रहने लगी और एक नए गांव में एक जगह है, वहीं पे एक किराए के फ्लैट में भी रहने लगी। परिवार वालों से भी ज़्यादा मतलब नहीं था। परिवार वाले भी अपने काम में बिज़ी हो गए, क्योंकि कई सालों से ये लगातार अकेले रह रही थी। सबसे कांटेक्ट वगैरह इसने ख़त्म कर दिया था। तो अकेले परिवार वाले भी कितना कांटेक्ट रखने की कोशिश करते। जब वो फ़ोन करती है मना कर देती कि मुझे बात नहीं करनी। खैर ये चीज़ें लगातार चलती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, साल दर साल बीतता रहा, परिवार वालों से इसकी दूरी बढ़ती रही, नाम शोहरत ये सारी चीज़ें भी इसको मिलती रही। लेकिन इसी दौरान अभी पिछले महीने लगभग 9 या 10 तारीख की ये बात है,
जो नैना महत की बड़ी बहन है जया महत, उनके पास एक आदमी फ़ोन करता है। फ़ोन करने वाले को जया पहचानती थी, नाम वगैरह उसने सुन रखा था। जया पूछती है कि बताइए, तो सामने वाला कहता है कि मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। मैं जो नैना महत है, जो ये डिज़ाइनिंग का काम करती है, मैं उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बोल रहा हूँ और पिछले कई दिनों से मैं कॉल कर रहा हूँ, कई घंटों से, और नैना महत का जो फ़ोन है वो नहीं लग रहा। तो कहीं से मैंने आपका नंबर निकाला, मुझे लगा कि हो सकता है कि आपके पास गई हो, क्योंकि जो खबर थी कि पिछले महीने भी वो आप ही के पास थी। तो मुझे लगा कि आपसे पूछनी चाहिए कि कहाँ है नैना महत, चूँकि उसका कुछ काम है और वो आ नहीं रही। अब ये बात जब बड़ी बहन सुनती है तो कहती है कि मेरे पास तो नहीं है नैना, लेकिन आप रुकिए, मैं फ़ोन करती हूँ। इसके बाद जया फ़ोन करती है, लगातार घंटी जाती है, फ़ोन उठता नहीं। अब जब घंटी जाती है, फ़ोन नहीं उठता, तो बड़ी बहन को भी थोड़ा सा अजीब लगा कि कहाँ चली गई। उसके बाद फिर वो अपने तरीके से पता करती है। पता करने के दौरान कहीं से भी कोई जानकारी ही नहीं मिल रही कि नैना महत कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कहाँ रह रही है। अब लगातार 1-2 दिन तक जब ये सिलसिला चला और बड़ी बहन ने लगातार फ़ोन किया, लगातार अपने तरीके से पता किया, और संजोग से जब कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिली तो फिर इसे लग गया कि जो मामला है वो कुछ गड़बड़ है। समझदार थी, 14 तारीख आते आते उसके मन में तरह तरह की बातें आने लगी, इसलिए उसे लगा कि अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। और 14 अगस्त को जो जया है वो चली जाती है नायगांव पुलिस स्टेशन, और जाने के बाद वहाँ अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देती है। अब मिसिंग कंप्लेन जब दर्ज करवाई तो फिर पुलिस वाले जांच पड़ताल करने जुटे। सबसे पहले पूछा गया कि किसके साथ रहती थी, इसका कोई अफेयर वगैरह तो नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी। स्टार्टिंग में ये तमाम सवाल पुलिस वाले पूछते हैं, पूछने के बाद जानकारी वगैरह नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद फिर अपने तरीके से जो उन्हें जांच पड़ताल करनी थी करते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ये भी उम्मीद थी कि 27-28 साल इसकी उम्र है तो कहीं चली गई होगी परिवार वालों से दूर। वैसे भी जब बहन बताती है कि ज़्यादा मतलब नहीं था, तो फिर पुलिस वालों को भी लगा कि कहीं होगी, नंबर वगैरह नहीं उठा रही होगी, फालतू ये लोग परेशान हैं। अब महाराष्ट्र जैसी जगह में ये चीज़ें आम बात हैं कि लड़कियां कहीं भी चली जाएं और 1-2 दिन तक फ़ोन ना उठाएं। तो पुलिस वालों ने भी सोचा कि चलिए 2-4 दिन इंतज़ार करते हैं। साथ ही जब इंतज़ार कर लेंगे और नहीं आएगी तो कुछ करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आ जाएगी। लिहाजा पुलिस वाले भी इस मामले को उतनी गंभीरता से लेते नहीं और यूं ही टाल मटोल करके इधर उधर बातों को घुमा के जो बहन थी उसको आश्वासन दे के भेज देते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, हम खोज लेंगे। अब इधर वक्त गुजरा, देखते देखते पूरा 1 हफ्ता गुजर गया, कंप्लेन किए हुए भी, और नैना महत का जब कुछ पता ना चला। इधर बहन भी लगातार अपने तरीके से खोजबीन कर रही, अपने तरीके से पता कर रही, और कहीं से भी जब कोई जानकारी नहीं मिल रही तो 1 हफ्ते बाद जो बहन थी जया महत, वो फिर से रुख करती है पुलिस स्टेशन का। फिर से जाती है और कहती है कि सर 1 हफ्ते हो गए और बहन का कुछ पता नहीं चला। तो जब पुलिस वालों के सामने फिर से बहन गई तब उन्हें भी लगा कि अब मामला तो गड़बड़ है, क्योंकि 1 हफ्ते गुजर गए और उम्मीद यही थी कि 1 हफ्ते में आ जाएगी। तब जाके कायदे से पुलिस वालों ने एक तरह से खोजबीन अपने तरीके से सीरियसली लेके शुरू की। फिर से सवाल पूछे गए कि क्या किसी से कोई अफेयर था, क्या किसी से वो प्यार वगैरह करती थी, इसका बैकग्राउंड कैसा था, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, कोई पैसे को लेके कोई विवाद तो नहीं। अब ये तमाम सवाल पुलिस वाले पूछते हैं। बहन अपने तरीके से लगभग हर सवाल का जवाब देती है, और तमाम सवालों की पूछताछ के बाद, तमाम सवालों की छानबीन के बाद पुलिस वाले फिर अब कुछ कंक्लूजन बनाते हैं। साथ ही अब इस गायब हुई लड़की यानी नैना महत की कुंडली खंगालते हैं, इसका इतिहास कैसा है, इसकी पास्ट में किसी से कोई झगड़ा लड़ाई तो नहीं। इधर बहन से भी पूछताछ हो ही रही थी। तो बहन से जब पूछताछ हुई और इधर जब कुंडली खंगाली गई तो फिर 1-1.5 हफ्ते बाद कुछ चीज़ें निकल के सामने आई जो शायद स्टार्टिंग में बहन भी नहीं बताना चाह रही थी। पहली चीज़ ये थी कि जो नैना महत थी वो किसी मनोहर शुक्ला नाम के लड़के से प्यार करती थी। मनोहर शुक्ला के साथ वो प्यार करती थी, उसके साथ शादी वगैरह करनी चाहती थी, लेकिन वक्त का आलम ऐसा हुआ कि मनोहर शुक्ला से उसकी बनी नहीं। झगड़ा तकरार ये सारी चीज़ें इस कदर बढ़ी कि फिर अंत में मनोहर शुक्ला के ऊपर नैना महत ने कंप्लेन दर्ज कर दी, और कंप्लेन कोई छोटी मोटी नहीं थी, रेप की थी।
यानी नैना महत ने कंप्लेन पुलिस के सामने किया था कि जो मनोहर शुक्ला है उसने नैना का रेप किया है, और अफेयर के नाम पे, इन तमाम चीज़ों के नाम पे अगर उसकी ज़िंदगी में कोई था तो नैना महत की ज़िंदगी में सिर्फ मनोहर शुक्ला ही था। साथ ही जब ये कंप्लेन दर्ज हुई थी तो कंप्लेन दर्ज होने के बाद जो मनोहर शुक्ला था उसने एक बार कहा भी था कि अगर तुम कंप्लेन वापस नहीं लोगी तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो एक तरफ ज़िंदगी में कोई और था नहीं, केवल मनोहर शुक्ला था, दूसरी तरफ ये धमकी, और तीसरी और एक बात जो बहन ने फिर बाद में बताई, जया ने, कि जुलाई का महीना यानी अगस्त से 1 महीने पहले की ये बात है। मनोहर और नैना के बीच कुछ कहा सुनी हुई थी, और कहा सुनी में जो मनोहर था उसने फिर से धमकी वगैरह दी थी। तो इस धमकी का ऐसा नतीजा हुआ था कि नैना महत है वो अपने फ्लैट को छोड़ के अपनी बड़ी बहन जया के पास आ जाती है। शायद उसे लग रहा था कि अगर फ्लैट पे रहूँगी तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। तो यानी ज़िंदगी में कोई और था भी नहीं। लड़ाई झगड़ा भी जो चल रहा था इसी मनोहर शुक्ला के साथ चल रहा था। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कि पिछले 1 महीने से उस मनोहर शुक्ला से डर डर के जो नैना महत है वो अपनी बड़ी बहन जया महत के फ्लैट पे रह रही थी। तो अब इतनी जानकारी काफ़ी थी। शायद पुलिस वाले अगर चाहते तो मनोहर शुक्ला को उठाने के बाद पूछताछ करते, लेकिन पुलिस वाले अभी कुछ और चीज़ों पे लगे हुए थे कि लड़ाई झगड़ा, रेप का मामला, ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा क्लू, कुछ ऐसी चीज़ें तो मिले जिससे ये पता चल सके कि लड़की कहाँ गायब हुई, किसके साथ गायब हुई, आखिरी बार किसके साथ देखी गई। तब इन तमाम चीज़ों पे भी अब पुलिस वाले काम करते हैं। सबसे पहले तो यही पता करना था कि वो लड़की रहती कहाँ थी, क्योंकि वो रहती जिस जगह पे थी उसके बारे में तो किसी को नहीं पता। परिवार वालों से भी आइसोलेट थी, बहन से की भी ज़्यादा बातें शेयर नहीं। वो तो प्रॉब्लम थी, तो उसने बताया कि मुझे दिक्कत है, अब आपके फ्लैट पे आ रही हूँ। तो फिर अब पुलिस वाले पता करते हैं कि वो रहती कहाँ थी। तो फिर पता चला कि नायगांव में एक इलाका है, वहीं की बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट में वो रह रही थी। अब जब ये चीज़ें पता हुई तो फिर पुलिस वालों ने अपने इनपुट्स को निकालने शुरू किए, यानी जो मुखबिर थे, जो उस इलाके में पुलिस वालों के अंडर काम करते थे, ऐसे लोग। तो जब वहाँ पे ये सारी चीज़ें निकाली गई तो एक और जानकारी निकल के सामने आई कि ये जो लड़की थी इस मनोहर शुक्ला के साथ कभी लिव इन में भी रहती थी। यानी तमाम चीज़ें, चाहे जितनी चीज़ें पुलिस वाले खोज रहे थे, सारी जानकारी एक ही शख्स पे जाके टिक रही थी, और वो था मनोहर शुक्ला। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि मनोहर शुक्ला कहाँ रहता है अब ये नहीं पता। पुलिस वाले जब कुछ सबूत और जुटाने हुए तो ये हुआ कि चलो अब उस बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरों को चेक कर लेते हैं। तो फिर ये पता किया कि गायब कब से है। तो पता चला कि 8-9 तारीख से तो फिर बहन ने फ़ोन करना शुरू किया। अब गायब कब से ये नहीं पता, लेकिन 9 तारीख को जब उसने फ़ोन किया 9-10 में तो फ़ोन लगा नहीं। तो पुलिस वालों को भी लगा कि चलो 1-2 दिन पहले से पता करते हैं कि कब आती है कब जाती है। तो फिर उस पूरी बिल्डिंग और लिफ्ट के कैमरों को जब खंगाला गया तो जो नैना महत थी वो 9 तारीख तक आती हुई दिखाई तो देती है, लेकिन 9 तारीख के बाद उस फ्लैट से, उस बिल्डिंग से कभी जाती हुई नहीं दिखाई दी। अब एक लड़की जो फ्लैट में आई, यानी 9 तारीख को जैसे 7 बजे शाम को लौट के आ रही है, उसके बाद वो कभी लौट के गई ही नहीं, ना कभी वहाँ पे बिजली की ट्रिपिंग हुई कि कैमरा ऑफ हो गया हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्वर्टर वगैरह से भी कनेक्ट थी। तो फिर अगर लड़की कहीं गई नहीं तो इसका मतलब अपनी बिल्डिंग में ही होगी, अपने रूम में होगी। पुलिस वाले अब रूम में चेक कर रहे हैं तो रूम में तो है ही नहीं, तो फिर कहाँ चली गई? आने के निशान है, जाने के नहीं। साथ ही अब आई है तो बिल्डिंग में होगी, लेकिन बिल्डिंग में मिल नहीं रही। तो फिर हुआ क्या? बिल्डिंग से जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें ग्राउंड फ्लोर पे थी कि कोई खिड़की वगैरह से कूद के कहीं चली गई हो। तो फिर गई कहाँ? इसके बाद पुलिस वाले बारीकी से कैमरों को खंगालते हैं, एक एक चीज़, एक एक संदिग्ध आदमी जिसके ऊपर डाउट हो। अच्छा, मनोहर शुक्ला को किसी ने देखा भी नहीं था, को दिखता कैसे है, तो फिर पहचान कैसे हो? तो लिफ्ट को बारीकी से चेक करते हैं, साथ ही अलग अलग कैमरों को खंगालते हैं। तो खंगालने के दौरान एक ऐसा शख्स था जो उस लड़की के साथ आता हुआ दिखाई देता है। अब आता हुआ दिखाई देता है तो फिर पुलिस वालों को लगा कि यही है मनोहर शुक्ला। हालांकि जांच पड़ताल हुई तो पता भी चला कि हाँ यही है मनोहर शुक्ला। उसके बाद आता है, उसके बाद कुछ घंटों बाद इत्मीनान से वो चला जाता है, न कोई डाउट हुआ न कुछ शक हुआ। इसके बाद शाम को दोबारा फिर से आता है, आने के बाद फिर से कुछ टाइम बाद चला जाता है। इसके बाद एक तीसरी बार वो आदमी आता हुआ दिखाई देता है।
आने के बाद उसके हाथ में एक सूटकेस, उसके साथ एक महिला और एक 2.5 साल की बच्ची गोद में, जो बाकायदा हंस रही है, खेल रही है। माँ बाप भी उसको आराम से पुचकार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। आने के बाद वो इस नैना महत के फ्लैट में जाते हुए सारे लोग दिखाई देते हैं। उसके बाद आधे एक घंटे बाद, बामुश्किल आधे घंटे का फासला रहा होगा, फिर से ये लोग आते हैं और उसी अंदाज में हंसते खेलते अपनी बच्ची को प्यार करते, उसको दुलार करते, आपस में मजाक करते। तब यहाँ से भी कुछ डाउट नहीं हुआ। अब पुलिस वाले, कायदे से देखा जाए तो 1 महीने का फासला गुजर गया, सारे सबूत अब इस आदमी मनोहर शुक्ला के खिलाफ है, लेकिन डाउट हो ही नहीं रहा। जो कि आराम से अपनी बच्ची के साथ, अपनी एक महिला के साथ वो आता है सूटकेस लेके, हंसता खेलता आता है, हंसता खेलता जाता है। अब किसी ने कुछ किया होगा, इसने कुछ देखा होगा या फिर इसी ने कुछ किया होगा, तो क्राइम सीन पे कोई आदमी एक 2.5 साल की बच्ची के साथ नहीं जाएगा। कोई कत्ल करेगा, कोई किसी को किडनैप करेगा तो अपनी बेटी के साथ या फिर अपनी पत्नी के साथ तो नहीं आएगा। अब यही चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो यही उलझ जाते हैं और जांच पड़ताल करते हैं कि शायद कुछ और मिल जाए, क्योंकि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ये आदमी कातिल हो सकता है। लेकिन हफ्तों तक जब और जांच पड़ताल हुई, हफ्तों तक जब और पता किया गया और कहीं से भी कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि अपनी हमदर्दी का जो किला है उसको तोड़ते हैं और इस आदमी को उठाते हैं और पूछताछ कर लेते हैं। उसके बाद अभी 1 दिन पहले की बात है, आज 12 है तो शायद आज 13 है, तो शायद 11 को इसको उठाया गया। फिर उठाने के बाद अब इससे जब पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में ये इधर की बातें करने लगा, लेकिन जब इससे कड़ाई से पूछताछ हुई और लगभग सबूत इसके खिलाफ थे, भले ही पुलिस वालों का दिल गवाही नहीं दे रहा था, तो फिर अंत में अपना इकबाल जुर्म भी करता है, साथ ही अपनी पत्नी का भी नाम बताता है, पूर्णिमा को भी गिरफ्तार किया जाता है, सबको बैठाया जाता है। बैठाने के बाद जब तबीयत से पूछताछ की गई तो फिर इन दोनों ने, यानी पति पत्नी ने, अपना इकबाल जुर्म किया और साथ ही पूरी कहानी सुनाई। दरअसल साल 2013 में ये नैना महत और मनोहर एक दूसरे के पड़ोसी थे, बसई इलाके में रहा करते। अब दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। जो मनोहर था वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम करता, नैना जो थी वो हेयर स्टाइलिस्ट का काम थी। तो दोनों में एक दूसरे को लेके अब क्यूरियोसिटी भी बढ़ी, दोनों एक दूसरे के करीब भी आए। अब करीब आने के साथ साथ फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में, उसके बाद एक ही फ्लैट में शिफ्ट हो गए और लगभग कई सालों तक, 14 से अगर आप जोड़ें तो 18 तक एक दूसरे के साथ लिव इन में रहे, 4 सालों तक। दोनों को था कि एक दूसरे से शादी करेंगे, तमाम चीज़ें, तमाम खुशियाँ। लेकिन इसी दौरान अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मनोहर कहीं और शादी कर लेता है पूर्णिमा से और उसी के साथ शिफ्ट हो जाता है। अब शुरुआत में तो नैना को भनक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और ये कभी यहाँ रहता कभी वहाँ रहता, तो अब नैना को भी भनक हो गई। अब नैना को लगा कि एक आदमी 4 साल तक मेरे साथ लिव इन में रहा और उसने कहीं और शादी कर ली, तो इसका मतलब इसने मेरा इस्तेमाल किया। लिहाजा नैना अब गुस्से में आग बबूला होती है। उसके बाद मनोज शुक्ला के ऊपर जाती है और रेप का एक तरह से मुकदमा दायर कर देती है। अब मुकदमा रेप का जब हुआ तो मनोहर शुक्ला भी डिस्टर्ब कि अब क्या करें, मैं तो लिव इन में रह रहा था और अब रेप का मुकदमा लग गया। तो इसी बात को लेके अब इन दोनों के बीच आए दिन तकरार होने लगी, आए दिन ये लोग लड़ने झगड़ने लगे। लेकिन लड़ने झगड़ने के दौरान भी इन दोनों ने एक दूसरे से उस हिसाब से दूरी नहीं बनाई। जब ये चाहते तब मिलते, जब चाहते तब एक दूसरे के साथ डेट करते। मुकदमा ये तमाम चीज़ें चलती रही, लेकिन आपस में प्यार भी था। इसी दौरान फिर साल 2023 आ गया, लड़ाई झगड़ा तकरार भी बढ़ती रही और मुकदमा जब आगे बढ़ा और मनोहर शुक्ला को दिक्कत होने लगी तो फिर उसने कहा कि तुम्हें भी पता है कि मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया, इसलिए अब तुम कंप्लेन जो है वापस ले लो। अब कंप्लेन वापस लेने की जब बात शुरू हुई तो फिर नैना ने कहा कि तुम मुझसे शादी करो, क्योंकि 4 साल मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, अपने परिवार से दूर रही हूँ। अच्छा, परिवार से दूर रहने का रीज़न ये था कि जब ये लिव इन में आई तो अपने परिवार वालों से कटने लगी, अपनी बहन से, अपने भाइयों से। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा, दोनों के बीच आए दिन तकरार होता रहा और साल 2014 से ही नैना अपने परिवार वालों से कट चुकी थी। तो परिवार वालों को भी कुछ पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी कि नैना कहाँ है, क्या कर रही है। बस उन्हें पता था कि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और उसी में बिजी रहती है, बॉयफ्रेंड है नहीं है, किसी के साथ लिव इन है नहीं है, ये तमाम चीज़ें किसी को नहीं पता। इधर जब झगड़ा लगातार बढ़ता रहा और मनोहर को भी लगा कि अब ये दिक्कत कर देगी, तो फिर ऐसे ही 9 तारीख को मनोहर आता है उसके फ्लैट पे
आने के बाद कहता है कि यार केस वगैरह वापस ले लो। केस वगैरह वापस लेने की जब बात होती है तो फिर वो कहती है कि नहीं लूँगी, या तो तुम मुझसे शादी करो। तो इसी दौरान इन दोनों के बीच तकरार होती है। और अभी जो मनोहर शुक्ला का बयान है उस हिसाब से नैना ने धमकी दी कि मैं अब जहर खा लूँगी। इसी दौरान मनोहर शुक्ला को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो नैना को बाथटब में ले जाके, जो वहाँ पे टप रखा था उसी में पानी भरा था, और उसी में डुबो के मार देता है। मारने के बाद अब इसे लगता है कि ये तो कांड हो गया, अब क्या करें। और इसे पता भी था कि ये एक हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में अच्छी खासी जगह पे मैंने किया तो मैं बच नहीं पाऊँगा, तो फिर लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो फिर यहीं से इसने प्लान करना शुरू किया। सबसे पहले अपनी बीवी को बुलाता है, उसको पूरा वाक़या बताता है, साथ ही कहता है कि मुझे बचाओ, मेरा सपोर्ट करो, मेरी मदद करो। पत्नी जो पूर्णिमा थी वो भी हामी भर देती है। उसके बाद फिर एक प्लान बनता है। प्लान बनने के तहत ये अपनी पत्नी और अपनी बेटी को सूटकेस के साथ लेके आता है, और बेटी को जानबूझ के लेके आता है ताकि किसी को डाउट ही ना हो। इसके बाद सूटकेस लेके उस बिल्डिंग में आता है, नैना महत के फ्लैट में जाता है। जाने के बाद बॉडी को पत्नी की मदद से उस सूटकेस में डालता है, और जानबूझ के उसे पता था कि कैमरा लगा है और आज नहीं तो कल कैमरा जो है वो खंगाला जाएगा और मैं फंस सकता हूँ। इसीलिए रूम से निकलने से लेके पूरे कैमरे के दायरे तक लगातार ये अपनी बेटी से, और उसकी पत्नी भी सेम तरीके से एक्टिंग करती है कि बिटिया को प्यार कर रहे हैं, उसको पुचकार रहे हैं, उसको दुलार रहे हैं, ताकि किसी को भी शक ना हो कि कोई आदमी क्राइम सीन पे बॉडी ठिकाने लगाने के लिए एक 2.5 साल की अपनी सगी बेटी को लेके जा सकता है। उसी बेटी को फिर से ये ढाल बनाता है, उसी स्कूटी पे सूटकेस को रखता है, अपनी पत्नी को पीछे बैठाता है, बेटी को आगे खड़ा करता है और निकलता है। निकलने के बाद लेके पहुंच जाता है गुजरात, यानी 150 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। और गुजरात जाने के बाद गुजरात में एक जगह है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा, बलसाड़। इसी बलसाड़ जगह में ये वापी में पड़ता है। वहाँ पे एक खाई में उस सूटकेस को फेंक देता है। फेंकने के बाद फिर से अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ हंसते खेलते, हर कैमरे में कैद होते मुस्कुराते वापस आता है और अपनी सामान्य ज़िंदगी जीने लगता है। अब पुलिस वालों के सामने जब ये पूरा बयान ये देता है तो पुलिस वाले फिर असमंजस में थे कि कहीं ये मर्डर प्री प्लान तो नहीं था कि इस हिसाब से आना है, मर्डर करना है, फिर अपनी बेटी को लेके आना है, फिर ठिकाने लगाना है। बहरहाल पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो अभी तक इनपुट मिला है कि डेड बॉडी जो थी गुजरात पुलिस को मिली थी, लेकिन लावारिस में उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। तो अब ऐसे हाल में फिर दिक्कत होगी कि लाश थी किसकी, और लाश नहीं तो फिर मर्डर नहीं। तो अपने आप में ये भी बड़ी अजीब पहेली बन जाएगी। और शुरुआत के लगभग 15-17 मिनट तक मैंने इस चीज़ को लगातार अभी तक जोर दिया कि सारे सबूत मनोहर शुक्ला के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी 1 महीने का वक्त लगा, और उसकी एकमात्र वजह थी कि उस 2.5 साल की बच्ची को उसने ढाल बनाया था। आप सोच के देखिए कि जिस आदमी के खिलाफ सारे सबूत हों, पुलिस वालों तक उसकी खबर पहुंचे या फिर पुलिस वाले उस तक पहुंचे, इन सब के बीच 1 महीने का वक्त लग गया। तो आप सोच के देखिए कि कितनी जांच पड़ताल हुई होगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब इस केस में देखते हैं क्या होता है, और 1-2 दिन में हो सकता है ये केस आप लोगों के सामने आए ज़रूर। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।